हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा प्यारा भारत दुनिया के नक्शे पर किस तरह बढ़ रहा है? क्या आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो निर्णय भारत विदेश में लेता है उसका असर सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है? आज हम मिलकर एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। हम पढ़ेंगे एस जयशंकर की किताब व्हाई भारत मैटर्स का पूरा सार। इस पुस्तक में हमें मिलेगा नया दृष्टिकोण, कई प्रेरणाएं और उस आत्मविश्वास की कहानी जो कहती है भारत इसलिए विशेष है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जयशंकर जी की विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी भारत को मजबूत बना रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्ञान के इस सफर में आपको याद रखकर चलना है भारत की असली ताकत उसके लोगों में है। वर्तमान दुनिया बिखरी हुई है। कोविड-19 महामारी से लेकर रूस यूक्रेन जंग तक संकटों का दौर जारी है। जयशंकर जी के अनुसार ऐसे समय में व्हाई भारत मैटर्स की पुस्तक बताती है कि कैसे ये चुनौतियां भारत को अवसर दे सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए कि भारत की विदेश नीति ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है और कैसे हम इस बढ़ती दुनिया में अपना स्थान बना सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड व्यू। एस जयशंकर की किताब का पहला अध्याय प्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड व्यू है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि पिछले 25 साल में विश्व राजनीति को 5 बड़े रुझान यानी फिनोमेना, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग, बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलरिटी, तकनीकी प्रभाव और राष्ट्रों के शक्ति संघर्ष यानी गेम स्टैट नेशंस प्ले ने प्रभावित किया है। दुनिया आज तेजी से बदल रही है। एक तरफ तकनीक के चमत्कार हैं, दूसरी तरफ बड़े देश अपनी अपनी नीति बना रहे हैं। जयशंकर जी कहते हैं कि इस बदलती दुनिया को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर कोई सड़क अचानक परतों में बंट जाए तो क्या हम बिना नक्शा लिए चले जाएंगे? ठीक वैसे ही राष्ट्र को भी बदलते वैश्विक परिदृश्य का नक्शा रखना होता है। जयशंकर जी की सलाह है कि भारत को अपनी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक स्पष्ट दृष्टि, एक मजबूत रूपरेखा और उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए जो हमारी संस्कृति और विश्वासों पर आधारित हो। याद रखिए, जब पूरी दुनिया ट्रैफिक जाम की तरह उलझी है, तभी हमें सही गंतव्य की दिशा चुनकर आगे बढ़ना है। इस अध्याय में मिले गहरे विचार हमें दिखाते हैं कि वैश्विक परिवर्तन को समझकर भारत कैसे अपने कदम तेज और मजबूती से बढ़ा सकता है। फॉरेन पॉलिसी एंड यू। दूसरा अध्याय है फॉरेन पॉलिसी एंड यू यानी विदेश नीति और आप। इसमें जयशंकर जी बताते हैं कि विदेश नीति सिर्फ राजनेताओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके फायदे आम जनता तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल चलाई। भारत ने दुनिया को टीका दिया और इसका असर सीधे हमारे किसानों, गरीबों और छात्रों पर पड़ा, क्योंकि स्वस्थ दुनिया में ही व्यापार और शिक्षा चलती है। सोचिए, आपने विदेश से कोई मशीन मंगवाई है या विदेश में पढ़ाई के सपने देख रहे हैं, ये सब विदेशी संबंधों से जुड़ा है। याद रखिए, विदेश नीति के चलते भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक पहुंची, नए उद्योग बने और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की तकदीर सुधरी। जयशंकर जी इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार की पहल, जैसे पहला रिस्पॉन्डर ऑपरेशन और G20 की अध्यक्षता, सीधे हमारे लिए बेहतर साबित हुई। हमें भी समझना चाहिए कि बड़े फैसलों के पीछे कितनी जटिलताएं होती हैं और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे महान परंपराओं और मूल्यों से, जो संकटों में भी हमें मार्गदर्शित करते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा अध्याय है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की स्थिति। इसमें जयशंकर जी बताते हैं कि आज दुनिया कितनी अनिश्चित, उथल पुथल वाली और अप्रत्याशित बन गई है। जैसे अचानक कोई तूफान आ जाए, ठीक वैसे ही कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की अराजकता, ये सब अचानक हमारे सामने आए चुनौतियां हैं। लेकिन सोचिए, जब बाजार में अचानक मंदी आ जाए तो दुकानदार क्या करता है? वह नई रणनीति बनाता है। इसी तरह भारत को अपने आसपास हो रहे ग्लोबल बदलावों से सीख लेनी है।
जयशंकर जी बताते हैं कि कोविड महामारी, यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया का अशांति, बढ़ती चीन की ताकत, अमेरिका यूरोप की नई रणनीतियां, अफ्रीका में छिपी संभावनाएं और इंडो पैसिफिक की अहमियत, ये सभी कारक मिलकर विश्व को नई दिशा दे रहे हैं। इस अध्याय का संदेश है, इतनी अस्थिर दुनिया में भारत को अपनी ताकतों, साझेदारियों और पहलों का फायदा उठाकर अपनी जगह बनानी होगी। जैसे कोई महान खिलाड़ी हालात देखकर अपनी खेल रणनीति बदलता है, वैसे ही भारत को अपने कूटनीतिक कदम चतुराई से रखने होंगे। याद रखिए, चुनौतियों के बीच अवसर भी छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है। बैक टू द फ्यूचर। चौथा अध्याय है बैक टू द फ्यूचर, यानी भविष्य की ओर लौटते हुए। इसमें पुरानी कहानियां और हमारी पुरानी विदेश नीति की राह बताई गई है। जयशंकर जी इतिहास के सहारे दिखाते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत ने कैसे दुनिया के साथ तालमेल बैठाया है। चाहे वह गुरुओं शिष्यों का आदान प्रदान हो, राजा महाराजाओं की रणनीतियां हों, या फिर 1947 की आजादी और उसके बाद की नीतियां। सोचिए, जब हम बचपन में कोई रास्ता भूल जाते थे तो मां डांटकर नहीं, समझाकर सही रास्ता दिखाती थी। उसी तरह इस अध्याय में हम सीखते हैं कि हमारी विदेश नीति हमेशा परिस्थिति के हिसाब से बदलती रही है, लेकिन उसमें हमारी जड़ें, हमारे मूल्य हमेशा रहे। स्वतंत्रता संग्राम, तटस्थता, नॉन अलाइनमेंट की नीति, कोल्ड वॉर के समय की चुनौतियां, 1991 के आर्थिक सुधार और परमाणु परीक्षण, ये सब भारत की कहानी के अहम मोड़ हैं। जयशंकर जी का कहना है कि इन अनुभवों से हमें याद रखना चाहिए कि भारत की विदेश नीति कभी अड़ियल नहीं थी। वह लोगों की भलाई और राष्ट्रहित के लिए अनुकूलनीय और व्यावहारिक रही है। जैसे पुरानी फिल्में नई स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं, वैसे ही इतिहास की सीख हमें आज के परिदृश्य में दिशा दिखाती है। हमें मानना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति ने हमें विशेष रास्ता दिखाया है और हम उसी पर चलकर दुनिया में नई पहचान बना सकते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशनल डिकेड। पांचवां अध्याय है ए ट्रांसफॉर्मेशनल डिकेड, यानी एक परिवर्तनकारी दशक। यहां जयशंकर जी चर्चा करते हैं कि पिछले दशक में मोदी सरकार ने विदेश नीति में कितने बड़े बदलाव किए हैं और भारत को कैसे एक नई ऊंचाई दी है। विचार कीजिए, एक वक्त था जब भारत बाहर शांत बैठता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने हौसला दिखाया है। पड़ोस पहले, नेबरहुड फर्स्ट की नीति से हमने एशिया के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते गहरे किए। सागर विजन, सगार विजन से समुद्री रणनीति बनाई और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी क्वाड जैसी पहल से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत की है। साथ ही I2U2 और IMIC जैसे नए गठबंधनों में हमने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पर्यावरण पर जोर देने वाले मंच चलाए। वैश्विक दक्षिण के सुमिट, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बुलाकर जयशंकर जी ने दिखाया कि गरीब और विकासशील देशों की आवाज को दुनिया में बढ़ावा मिल सकता है। बोलचाल की भाषा में कहें, बड़े पायदान लेने लगे हैं हमने कई साहसिक कदम उठाए। सीमा पर सैन्य कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक से हमारी सुरक्षा आई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 3 हटाकर भारत को नई ताकत मिली है। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेंड्स, उदाहरण के लिए RCEP जैसे समझौते पर गहराई से सोचा और अंततः भारत ने उन समझौतों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे होते देख वापस लिया। जयशंकर जी के अनुसार इस दशक ने सिद्ध कर दिया है कि भारत सिर्फ इंतजार नहीं करता, बल्कि खाता है, अपने दोस्ती के दायरे बढ़ाता है, बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय होता है और दुनिया की मेज पर अपनी रोटी सेंकता है। याद रखिए, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का जज्बा इसी समय उभरा जब हम अपने उद्योग, रक्षा और तकनीक को खुद परिश्रम से मजबूत बनाने लगे।
इस अध्याय से प्रेरणा लेकर हमें भी समझना है कि बदलाव में अवसर छुपा है। जिस तरह बारिश के बाद इंद्रधनुष चमकता है, वैसे ही चुनौतियां हमारे लिए नए अवसर लेकर आई हैं। मेकिंग फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। छठा अध्याय है मेकिंग फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। फ्रेंड्स बनाने, लोगों को प्रभावित करने। यहां जयशंकर जी विस्तार से बतलाते हैं कि भारत ने अपने मित्रता के दायरे कैसे बढ़ाए हैं। अमेरिका से लेकर जापान, रूस से लेकर चीन तक भारत ने कहा कि हम शांति की बात करते हैं और साथ देने का भरोसा करते हैं। सोचिए, जब हम कॉलेज में नए दोस्त बनाते हैं तो पहले दोस्ती का विश्वास बढ़ता है ना। भारत ने भी वैसा ही किया। उसने नेताओं और जनता दोनों के साथ रासायनिक रिश्ते बनाए। न्यूक्लियर समझौतों से लेकर संस्कृति कार्यक्रमों तक भारत ने दिखाया कि वो हर सेक्टर में मित्र बनाना जानता है। चाहे अफ्रीका के देशों को नई सड़कों के लिए समर्थन देना हो, मध्य पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करनी हो, या यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाना हो। जयशंकर जी बताते हैं कि भारत ने हर मोर्चे पर दोस्ती और विश्वास बनाने पर जोर दिया है। चुनौतियां भी आई, जैसे कभी विरोधी देशों की राजनीति, कभी आपसी समझौते टूटना पर भारत ने हमेशा अपना संतुलन, बैलेंस बनाए रखा। जयशंकर जी कहते हैं कि हर रिश्ते में केमिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी, रसायन और विश्वसनीयता जरूरी है। जैसे आप दोस्ती में अपना वचन निभाते हैं, वैसे ही भारत ने भी हर मुल्क के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए। हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच्ची दोस्ती के लिए समय और ईमानदारी चाहिए। इसी तरह भारत का एक संदेश है कि सहयोग में ताकत है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हर चुनौती आसान हो जाएगी। क्वाड, अ ग्रुपिंग फोरटोल्ड। 7वां अध्याय है क्वाड, अ ग्रुपिंग फोरटोल्ड, यानी क्वाड, एक गठबंधन जिसकी कल्पना पहले से थी। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी है। जयशंकर जी बताते हैं कि यह कोई गुप्त सैन्य संघ नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुलेपन और सहयोग का नया मंच है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में नौकाओं की तैरती हुई जो कतार दिखाई देती है, वो भी एक संगठन की तरह चलती है। क्वाड भी ऐसा ही है। 4 देश मिलकर समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, स्वास्थ्य और जलवायु जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। जयशंकर जी कहते हैं कि इसमें आशंका की कोई बात नहीं। क्वाड किसी बड़े देश के खिलाफ नहीं, बल्कि खुले सागर के संविधान के पक्ष में है। याद रखिए, दोस्ती की तरह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी भरोसे की डोर से बंधा है। क्वाड में यह डोर मजबूत है। हम समुद्र में छिपी चुनौतियों से लड़ने के लिए हाथ मिलाते हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बचाव के रास्ते खोजते हैं। दूसरे शब्दों में, चारों देश मिलकर एक दूसरे को सशक्त बना रहे हैं। हमें भी सीखना है कि जब हम मजबूत हाथों को जोड़ते हैं तो पूरी दुनिया में सामंजस्य बढ़ता है और हम सभी की ताकत बढ़ती है। डीलिंग विद चाइना। 8वां अध्याय है डीलिंग विद चाइना, यानी चीन से निपटना। भारत के लिए चीन हमेशा से चुनौती और अवसर दोनों रहा है। इस अध्याय में जयशंकर जी साफगोई से बताते हैं कि हमारे रिश्ते कितने जटिल हैं। सीमाओं पर विवाद, व्यापार घाटा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और वैश्विक मुद्दे सब इसमें जुड़े हैं। कल्पना कीजिए, 2 दोस्तों के रिश्ते में अचानक एक ड्रैगन आ जाए, मित्रता से सावधान रहना पड़ता है। जयशंकर जी कहते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर हाल के घटनाक्रम ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा मजबूत रहना है। जैसा उन्होंने लिखा, हकीकत यह है कि चीन सीमा मसले को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता और सिर्फ भारतीय कड़ी ताकत ही संबंधों को सुधार सकती है। पर याद रखिए, शक्ति के इस्तेमाल में भी बुद्धिमत्ता चाहिए। जयशंकर जी इस अध्याय में सुझाव देते हैं कि भारत को चीन के साथ व्यवहार करते समय यथार्थवादी लेकिन संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे कॉलेज में भी यदि आप किसी माहिर खिलाड़ी से मिल रहे हैं तो आपको तैयारी के साथ आना चाहिए, वैसे ही हमें चीन से सीधे और स्पष्ट दिमाग से निपटना है।
हमें ध्यान रखना है कि चीन के बढ़ते कदमों का सामना हम अपनी एकता, सुरक्षा और सोच से कर सकते हैं। री इमेजिनिंग सिक्योरिटी। 9वां अध्याय है री इमेजिनिंग सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की नई परिभाषा। आज की दुनिया में सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं रह गया है। जयशंकर जी बताते हैं कि अब स्पेस, साइबर स्पेस, डेटा और संचार की रक्षा भी जरूरी है। जैसे हमारा मोबाइल, बैंकिंग और सोशल नेटवर्क सुरक्षित हों, वैसे ही एक देश का डेटा भी सुरक्षित रहना चाहिए। सोचिए, यदि आपके घर में बिजली चली जाए तो आपका पूरा काम रुक जाएगा। ऐसे ही नए खतरे हमारे डिजिटल घर में भी हैं। जयशंकर जी कहते हैं कि इसलिए भारत अपनी सुरक्षा की कल्पना को बढ़ाकर रख रहा है। हम अब अपने स्वयं के रक्षा उद्योग को विकसित कर रहे हैं, नए हथियार बना रहे हैं और स्पेस प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। साथ ही हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं ताकि आतंकवाद, साइबर हमले, अंतरिक्ष में चुनौतियां मिलकर सामना की जा सके। याद रखिए, सुरक्षा केवल दुश्मन से लड़ने का नाम नहीं, बल्कि नए अवसर बनाने का भी नाम है। जैसे आप बैंक में पैसों की सुरक्षा के लिए लॉकर रखते हैं, वैसे ही देश को भी अपनी तकनीकी और भूभाग की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। जयशंकर जी के शब्दों में, सुरक्षा केवल सीमा तक सीमित नहीं है। हमें भी नई सोच अपनानी होगी। दुनिया जितनी बदल रही है, हमें भी उससे आगे की तैयारी करनी होगी। द रोड्स नॉट टेकन। 10वां अध्याय है द रोड्स नॉट टेकन, यानी ना लिए गए रास्ते। यह अध्याय एक तरह से इतिहास से बात करता है। अगर हम अलग कदम उठाते तो क्या होता की कहानी। जयशंकर जी कुछ सोचने वाले सवाल उठाते हैं, जैसे अगर भारत एनपीटी से जुड़ जाता या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर लेता, अगर हम इराक युद्ध में शामिल हो जाते या सीटीबीटी साइन कर लेते या आरसीईपी में शामिल हो जाते। हर सवाल के साथ वे कहते हैं कि यह सिर्फ काल्पनिक नहीं, बल्कि हमारी पसंद के नतीजे समझने के काम आता है। जैसे पढ़ाई में यह सोचें कि अगर आपने वह विषय बदल लिया होता तो आपका रिजल्ट कैसा होता। जयशंकर जी दिखाते हैं कि इन विकल्पों को समझकर हम सीखते हैं कि हमारे फैसलों का क्या असर होता। याद रखिए, इतिहास में हम किसी को मत मानते हुए नहीं जीते। जो रास्ता हमने चुना, उसी ने हमारा भविष्य बनाया। इस अध्याय से प्रेरणा ये मिलती है कि हमें सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे फैसले भी हमारे लिए बड़े फायदे या नुकसान ला सकते हैं। क्या होता अगर हमें सिखाता है कि जो हमने किया उसमें हमारा स्वाभिमान और उपलब्धियां छुपी हैं। व्हाई भारत मैटर्स। 11वां और अंतिम अध्याय है व्हाई भारत मैटर्स, यानी क्यों भारत की अहमियत है। यहां जयशंकर जी संक्षेप में बताते हैं कि भारत दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है और हमें खुद में इसका एहसास क्यों होना चाहिए। जयशंकर जी कहते हैं कि दुनिया में भारत इसलिए अहम है क्योंकि हम विशाल आबादी, साइज, अनुपम संभावनाएं, पोटेंशियल, समृद्ध संस्कृति, कल्चर और विश्व के लिए किए योगदानों के साथ एक विशेष राष्ट्र हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की कामयाबी से लेकर G20 की अध्यक्षता तक भारत ने दिखाया कि उसकी क्षमता कितनी व्यापक है। वहीं भारत के लिए भी यह जरूरी है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं, एस्पिरेशंस, चुनौतियों, अवसरों और जिम्मेदारियों को समझें। सोचिए, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। यही जयशंकर जी कहते हैं, भारत तभी असली मायने में आगे बढ़ सकता है जब हम वास्तव में भारत बने, यानी हमें अपनी पहचान और हितों को खुद से परिभाषित करना होगा। हम दूसरों का नकल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी रोटियां खुद सेंकेंगे, अपनी समस्याओं का हल खुद खोजेंगे। याद रखिए दोस्तों, असली ताकत भीतर से आती है। भारत का इतिहास, संस्कृति और मूल्य हमें अनूठा बनाते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि जब हम एकजुट होंगे तो दुनिया में हमारा वजूद
और भी मजबूत होगा। भाई भारत मैटर्स हमें यही संदेश देता है कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा समय आ गया है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने एस जयशंकर की भाई भारत मैटर्स किताब के प्रमुख अंशों का सार जाना। हमने देखा कि हमारा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दूतावासों तक सीमित नहीं है, बल्कि आप से लेकर मैं तक को प्रभावित करती है, चाहे वैक्सीन हो, मित्र राष्ट्र हो या नई तकनीक। हमने जाना कि चुनौती से डरने की बजाय हमें अपने अवसर पहचानने हैं और इतिहास की सीख लेकर आगे बढ़ना है। इस पवित्र यात्रा के दौरान जयशंकर जी ने हमें याद दिलाया कि भारत तभी उभर सकता है जब हम सचमुच भारत बने, अर्थात अपनी जड़ों पर गर्व रखिए, अपने हितों को समझिए और दुनिया को दिखाइए कि हमारी सोच कितनी व्यापक है। सोचिए, अगर हर नागरिक ये सोचकर जिए कि वो भारत का प्रतिनिधि है, तो क्या मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। बताइए कि आपको कौन सा अध्याय सबसे प्रेरणादायक लगा या कौन सी सीख ने दिल को छू लिया। जय हिंद, भारत माता की जय।